आज अपने बायोकेमिस्ट्री का 4th लेक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है, और म्यूटारोटेशन क्या होता है। तो हमें इस लेक्चर के अंदर जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ना है कि उनकी संरचना जो है वो हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वो रूल्स आ गए तो आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनकी अपचाई और ऑक्सीकारी जो गुण हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, वो पढ़ेंगे। और म्यूटारोटेशन क्या होता है, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि म्यूटारोटेशन जो है वो क्या चीज़ है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनकी संरचना जो है वो किस तरह से होती है। तो मोनोसेकेराइड की जो संरचना है उसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहली है रेखीय संरचना और दूसरी है वलय संरचना, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लीनियर स्ट्रक्चर है या रेखीय संरचना है उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है। अगर हम रेखीय संरचना की बात करें तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला भी इसको कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, या मोनोसेकेराइड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एल्डोजस एंड कीटोजस, ठीक है। तो एल्डोजस की हम लोग संरचना बनाएंगे, रेखीय संरचना बनाएंगे, उसके लिए जो नियम हैं वो अलग होंगे, और जो कीटोजस हैं उसके लिए जो नियम है वो अलग होंगे। तो दोनों के लिए नियम अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो एल्डोजस हैं उनकी रेखीय संरचना का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहला नियम क्या कहता है? कहता है कि जो C1 कार्बन है वो हमेशा एल्डिहाइड होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसके अंदर 6 कार्बन है। तो C1 कार्बन का मतलब क्या है? पहले नंबर का कार्बन। तो जो नंबरिंग है वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर करनी है, ठीक है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से, ठीक है। 6 कार्बन है तो इसको हमने 6 नंबर दे दिए ऊपर से लेके नीचे तक। अब हमारा जो नियम है वो क्या कहता है? कहता है कि जो C1 कार्बन है वो हमेशा एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? CHO समूह, ठीक है ना। तो हम लोग जो फर्स्ट कार्बन है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? CHO के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। CHO बना दिया। चलिए, तो ये है पहला नियम जो कि सभी मोनोसेकेराइड्स की रेखीय संरचना में सेम रहेगा, ठीक है। जो एल्डोजस हैं, एल्डोजस की रेखीय संरचना के अंदर ये सेम रहेगा। उसके बाद दूसरे नियम की बात करते हैं हम लोग। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो अंतिम कार्बन है, ठीक है, अब यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, तो यहाँ पे जो अंतिम कार्बन है वो कौन सा हो जाएगा? छठा कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा? अंतिम कार्बन हो जाएगा। तो अंतिम कार्बन जो है वो क्या कहता है? हमेशा प्राथमिक अल्कोहल होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? CH2OH से। तो इसलिए जो छठे नंबर का कार्बन है, जो अंतिम कार्बन है, उसको CH2OH से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जितनी भी एल्डोजेस होंगी उनकी रेखीय संरचना के अंदर यही कंडीशन रहेगी। तो ये है दूसरा नियम। उसके बाद तीसरे नियम की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा नियम क्या कहता है? अभी अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन असममित कार्बन होता है जो D या L रूप को निर्धारित करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, असममित कार्बन क्या होता है? असममित कार्बन, या इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं इंग्लिश में। असममित कार्बन वह कार्बन है जिससे जुड़े हुए सभी समूह अलग अलग होते हैं, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो कार्बन से जुड़े हुए चारों समूह या ग्रुप्स जो हैं अगर अलग अलग हों, ठीक है, चारों समूह या ग्रुप पर अगर अलग अलग हों तो इस प्रकार का जो कार्बन है वो क्या कहलाता है? असममित कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नियम है वो क्या कह रहा है कि अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन, अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर कार्बन, ठीक है। यहाँ पे टोटल 6 कार्बन हमने शो किए हैं, तो यहाँ पे 5 नंबर कार्बन जो है वो अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन हो जाएगा। तो ये जो कार्बन है वो 5 नंबर का जो कार्बन है ये कैसा हो जाएगा? असममित या एसिमेट्रिक, ये हमारा नियम कहता है।
तो ये कहता है कि डी या एल रूप को निर्धारित करने का काम करता है। इसका काम इतना ही है, डी या एल रूप को निर्धारित करना। अब ये जो निर्धारण है वो किस आधार पर होता है? OH समूह की स्थिति के आधार पर। ठीक है, अगर OH समूह दाईं ओर है, राइट साइड है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डी रूप, और अगर OH समूह बाईं ओर है या लेफ्ट साइड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल रूप। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, डी रूप के अंदर OH जो है वो किस तरफ है? राइट साइड की ओर है या दाईं ओर है। जबकि एल रूप की बात करें तो इसके अंदर जो OH समूह है वो किस तरफ है? बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये तीसरा रूल है जो सभी एल्डोजस की रेखीय संरचना के लिए समान रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए उसके बाद इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपने। अब इसको ध्यान से देखो, एक नंबर कार्बन क्या होगा ये हमने पता कर लिया, जो लास्ट कार्बन है उस पर क्या होगा वो हमने पता कर लिया, लास्ट कार्बन से ठीक पहले वाला जो कार्बन है उसके लिए क्या रूल है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब जो शेष बचे हुए कार्बन्स हैं, ठीक है, अगर हम इस संरचना की बात करें तो यहाँ पे कितने कार्बन्स बच गए? देखो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये तीनों कार्बन बच गए। तो इसका मतलब ये जो 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, इन सभी कार्बन्स पर जो समूहों की व्यवस्था है, समूहों की व्यवस्था का क्या मतलब है? H और OH की जो स्थिति है, दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, तो ये जो स्थिति है इन समूहों की वो क्या निर्धारित करती है? शर्करा के प्रकार को निर्धारित करती है कि किस टाइप की शुगर होगी। ठीक है, वो ग्लूकोज होगी ना, या वो मैनोज होगी, है ना, या गैलेक्टोज होगी, इस टाइप से अलग अलग टाइप की जो शुगर है, ठीक है, उसको निर्धारित करते हैं। किस तरह से करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट नियम आपको समझ में आ गया होगा, जो शेष बचे हुए कार्बन हैं उन पर H व OH समूहों की जो व्यवस्था है वो शर्करा के प्रकार को निर्धारित करती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले मान लीजिए ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब किस कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन हैं या किस मोनोसेकेराइड के अंदर कितने कार्बन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और ये पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता दिया है ना। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, तो वो क्या शो करता है? कार्बन संख्या को शो करता है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर कार्बन परमाणुओं की संख्या का आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसकी संरचना का निर्माण कर सकते हो। जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है तो इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? अभी 3 कार्बन होते हैं, तो तीनों कार्बन को हमने ऊपर से लेके नीचे तक नंबरिंग दे ली। अब हम क्या करते हैं? इसके ऊपर रूल्स अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला रूल मैंने आपको क्या बताया था कि जो 1 नंबर कार्बन है वो हमेशा क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, तो एल्डिहाइड बना दिया। ठीक है, उसके बाद जो अंतिम कार्बन है वो क्या होता है? प्राथमिक अल्कोहल होता है, तो CH2OH बना दिया। ठीक है, उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि जो अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन है वो असममित होता है और डी और एल रूप को निर्धारित करता है। तो ये लीजिए, 2 नंबर कार्बन के ऊपर अगर OH दाईं ओर है, राइट साइड है, तो डी रूप हो जाएगा, और अगर OH बाईं ओर है, लेफ्ट साइड है, तो एल रूप हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नियम हमने इस पर अप्लाई कर ले। चौथा नियम अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कार्बन ही 3 है। ठीक है, शेष कार्बन है ही नहीं, इसलिए इसके ऊपर सिर्फ 3 ही नियम अप्लाई होंगे, उसके बाद वाले जो नियम हैं इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की डी और एल संरचना जो है वो देखी। उसके बाद राइबोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, है ना। राइबोज के अंदर कितने कार्बन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 5 कार्बन होते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ऊपर से लेके नीचे तक हम लोग क्या करते हैं? इसको नंबरिंग दे लेते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बन है तो 5 नंबरिंग दे ली हमने। अब पहला रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कार्बन क्या होगा? CHO होगा। दूसरा रूल क्या है? अंतिम कार्बन क्या होगा? CH2OH होगा। तीसरा रूल क्या कहता है? जो अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन है वो असममित होगा और डी और एल रूप को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हमने डी रूप इसका बनाया है, तो OH को किस तरफ रखना है? दाईं ओर या राइट साइड में रखना है। ठीक है, अब कितने कार्बन बच गए? 2 और 3। ठीक है, सेकंड और थर्ड कार्बन बच गए। इनके लिए रूल क्या है कि राइबोज में हाइड्रोजन यानी H हमेशा लेफ्ट साइड होगा, दाईं ओर होगा, और जो OH है वो हमेशा किस तरफ होगा? दाईं ओर यानी कि राइट साइड की तरफ होगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया डी और एल ग्रुप। तो ये राइबोज की लीनियर स्ट्रक्चर है या रेखीय संरचना है। ठीक है,
नियम जो है वो सबके लिए सेम है। जो लास्ट नियम है, चौथा नियम जो है, वो परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो शेष कार्बन बचे हुए हैं उन पर जो H व OH समूह उपस्थित हैं वो किस तरफ हैं, लेफ्ट साइड की तरफ हैं या राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा, तो ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद ग्लूकोज की संरचना देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, तो नंबरिंग लगा ली हमने। पहला रूल क्या कहता है अभी, पहला कार्बन CHO होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, अंतिम कार्बन CH2OH होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन D व L रूप को प्रदर्शित करेगा, तो हमने यहाँ पे D रूप बना लिया है। ठीक है, उसके बाद 2, 3 और 4 ये 3 कार्बन बच गए। ये जो कार्बन्स हैं, ठीक है, इनमें से आपको सिर्फ उन्हीं कार्बन के बारे में ध्यान में रखना है जिन कार्बन पर OH बाईं ओर या लेफ्ट साइड स्थित होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लूकोज के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, C3 पर OH जो है वो बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, तो C3 कौन सा हो गया, ये वाला कार्बन, इस पर OH बाईं ओर होगा और जो H है वो दाईं ओर होगा, और बाकी जो बचे हुए हैं उन पर नॉर्मल तरीके से होगा, यानी H हमेशा बाईं ओर और OH हमेशा दाईं ओर। 4 नंबर कार्बन पर भी ऐसा ही है, H हमेशा बाईं ओर और जो OH है वो हमेशा दाईं ओर होगा। तो 3 नंबर कार्बन के लिए आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 3 नंबर कार्बन के लिए ही वेरिएशन है। तो यहाँ पे D और L रूप जो है वो इसका देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप 3 नंबर कार्बन पर जो OH है वो किस तरफ है, बाईं ओर या लेफ्ट साइड है। D रूप में भी ऐसा ही है और L रूप के अंदर भी ऐसा ही है। ठीक है, तो सिर्फ 3 नंबर कार्बन जो है उसमें वेरिएशन है, बाकी जो है वो नॉर्मल तरीके से है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से ग्लूकोज की संरचना हमने पढ़ी। उसके बाद मैनोज की संरचना हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, संरचना का निर्माण बिल्कुल उसी तरीके से करना है, मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। मैनोज की संरचना में आपको ये ध्यान रखना है कि C2 व C3 यानी कि 2 नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन पर जो OH समूह होंगे वो किस तरफ होंगे, बाईं ओर या लेफ्ट साइड होंगे। और जो शेष बचे हुए कार्बन हैं, तो बचा कौन सा भाई, 4 नंबर कार्बन यहाँ पे बच जाएगा, उस पर नॉर्मल कंडीशन होगी, हाइड्रोजन बाईं ओर और OH जो है वो दाईं ओर होगा। ये बाई डिफॉल्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो मैनोज की संरचना को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट नियम, पहला कार्बन CHO होता है। दूसरा नियम, अंतिम कार्बन CH2OH होता है। तीसरा नियम, अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला D या L रूप को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे D रूप आपको दिख रहा होगा। और उसके बाद के जो नियम है वो मैंने अभी आपको बताया कि 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन पर OH किस तरफ है, बाईं ओर है, यानी कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, जबकि 4 नंबर जो है बचा हुआ है, इसके ऊपर जो OH है वो नॉर्मल है, यानी कि दाईं ओर या राइट साइड है। ठीक है, तो इस तरह से मैनोज की संरचना आप लोग आसानी से बना सकते हो। उसके बाद गैलेक्टोज की संरचना देख लेते हैं। तो गैलेक्टोज की संरचना में आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि C3 व C4 पर जो OH है वो बाईं ओर या लेफ्ट साइड स्थित होता है। ठीक है, C3 और C4 पर, और C2 पर कैसे होगा, C2 पर नॉर्मल होगा, H हमेशा बाईं ओर और OH हमेशा दाईं ओर। ठीक है, सिर्फ C3 और C4 के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो उसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। पहला नियम क्या कहता है, फर्स्ट कार्बन CHO होगा। दूसरा नियम, लास्ट कार्बन CH2OH होगा। तीसरा नियम क्या कहता है, अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन D या L रूप को प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पे D रूप आपको दिख रहा होगा। चलिए, उसके बाद फिर शेष कार्बन के लिए जो नियम मैंने आपको बता ही दिए हैं। 3 नंबर और 4 नंबर पर दिख रहा होगा आपको, OH हमेशा किस तरफ है, बाईं ओर या लेफ्ट साइड है, और 2 नंबर कार्बन पर नॉर्मल है, H बाईं ओर और OH जो है वो दाईं। ठीक है, तो ये है अभी गैलेक्टोज की संरचना। चलिए, तो ये सारी की सारी जो संरचनाएं देखी हमने, ये किसके लिए थी, एल्डोजस के लिए थी, यानी जिनमें एल्डिहाइड या CHO ग्रुप उपस्थित होता है। अब हम बात करेंगे कीटोजस की रेखीय संरचना। जो कीटोजस हैं उनकी लीनियर स्ट्रक्चर का निर्माण हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके निर्माण के लिए भी अलग अलग नियम निर्धारित किए गए हैं, वो नियम भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से नियम हैं,
जैसे सबसे पहला नियम ये कहता है कि C1 कार्बन हमेशा प्राथमिक अल्कोहल होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। मान लीजिए एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर 6 कार्बन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे लेंगे। तो 1 से 6 तक नंबरिंग दे ली। उसके बाद ये कहता है कि जो फर्स्ट कार्बन है वो क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कार्बन जो है वो क्या है, प्राथमिक अल्कोहल है, CH2OH है। दूसरा नियम क्या कहता है, C2 कार्बन हमेशा कीटोन होता है ना। अब यहाँ पे एक नया नियम आ गया कि जो C2 कार्बन है वो हमेशा क्या होगा, कीटोन होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा कार्बन जो है वो बुक हो गए, उनके लिए नियम आ गए। उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है कि जो अंतिम कार्बन है वो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल होता है। एल्डोजस के लिए भी यही था और कीटोजस के लिए भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर कार्बन जो है वो क्या हो जाएगा, फिर CH2OH हो जाएगा। उसके बाद अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा, असममित या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, जो क्या करेगा भाई, डी और एल रूप को निर्धारित करेगा, जैसा कि एल्डोजस में कर रहा था, ठीक है। तो डी रूप कब कहेंगे हम लोग, जब OH दाईं ओर स्थित हो तो उसको क्या बोलेंगे, डी रूप, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। और अगर OH बाईं ओर या लेफ्ट साइड हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल रूप बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, ये कहता है कि शेष सभी कार्बन पर जो समूहों की व्यवस्था है वो शर्करा के प्रकार को निर्धारित करती है। अब इस डायग्राम के अंदर शेष कार्बन कौन कौन से बचे, 1 नंबर के लिए नियम आ गया, 2 नंबर के लिए भी आ गया, 5 और 6 के लिए भी नियम है, 3 और 4 बच गए। तो शेष कार्बन कौन से हैं यहाँ पे, 3 और 4 हैं। तो 3 और 4 पर H व OH समूहों की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो क्या निर्धारित करती है, शुगर के टाइप को निर्धारित करती है या शर्करा के प्रकार को निर्धारित करती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लास्ट नियम इसके अंदर। अब अपने कुछ कीटोजस की संरचना के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की संरचना दिख रही होगी। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में कितने कार्बन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको नंबरिंग दे लेते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब अपने रूल्स अप्लाई करते हैं। पहला रूल क्या कहता है भाई, पहला रूल कहता है कि जो फर्स्ट कार्बन होगा वो कैसा होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो CH2OH लगा लिया। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा कार्बन कीटोन होगा, तो C डबल बॉन्ड O लगा लिया। तीसरा नियम क्या कहता है, अंतिम कार्बन क्या होगा, प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो ये हमने प्राथमिक अल्कोहल लगा दिया, ठीक है। तो 3 रूल्स जो हैं इसके ऊपर अप्लाई हुए। बाद वाले जो रूल्स हैं वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होते, ठीक है। अब इस संरचना को ध्यान से देखो, इसके अंदर असममित कार्बन अनुपस्थित है, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें असममित कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन एब्सेंट होता है, तो वो कौन सा है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका D या L रूप नहीं होता है, ठीक है। तो क्या बताओगे, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर असममित कार्बन ही नहीं है तो D और L रूप भी इसके अंदर नहीं बनते, ठीक है। तो ये हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन की संरचना। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की संरचना की। फ्रक्टोज भी क्या है भाई, एक कीटोज शुगर है। तो फ्रक्टोज के अंदर टोटल कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो 6 की नंबरिंग हमने लगा ली ऊपर से नीचे की तरफ। अब अपने रूल्स अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट रूल क्या है कि जो पहला कार्बन होगा वो हमेशा प्राथमिक अल्कोहल होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, 2 नंबर कार्बन हमेशा कीटोन होगा, तो कीटोन बना दिया। तीसरा रूल क्या कहता है कि जो अंतिम कार्बन है वो हमेशा क्या होगा, CH2OH होगा, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो वो हमने बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि जो असममित कार्बन है, यानी कि अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन है वो असममित होगा और D और L रूप को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पे हम लोग D रूप देख रहे हैं क्योंकि OH किस तरफ है, दाईं ओर या राइट साइड में है, ठीक है। और बाकी जो शेष बचे हुए कार्बन्स हैं, ठीक है, उनके लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फ्रक्टोज के लिए हम लोग बात करें तो फ्रक्टोज में आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, फ्रक्टोज में आपको ध्यान में रखना है कि C3 पर, है ना, C3 कार्बन कौन सा होता है, ये वाला कार्बन जो है C3 पर जो OH है वो किस तरफ होगा, बाईं ओर या लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। और बाकी कौन सा बच गया,
बाकी बच गया 4 नंबर कार्बन। तो 4 नंबर कार्बन पर नॉर्मल व्यवस्था है, यानी कि H जो है वो बाईं ओर है और जो OH है वो दाईं ओर या राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से फ्रक्टोज की लीनियर संरचना जो है वो आप लोग बना सकते हो रूल्स को अप्लाई करके। बस आपको रूल्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं वलय संरचना की। तो आपको मैं बता दूं कि वलय संरचना का निर्माण रेखीय संरचना से ही होता है। तो अगर आपको रेखीय संरचना का निर्माण करना आ गया तो आप लोग आसानी से वलय संरचना या रिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो किसी भी मोनोसैकेराइड की। ठीक है, चलिए अब वलय संरचना की बात करें तो वलय संरचना को हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कार्बोहाइड्रेट्स की जो रिंग स्ट्रक्चर है या वलय संरचना है उसमें 2 तरह के वलय बनते हैं। ठीक है, उन वलयों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो है पायरेनोज वलय और दूसरा कौन सा है? फ्यूरेनोज वलय। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा पायरेनोज है और कौन सा फ्यूरेनोज है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पायरेनोज वलय। तो पायरेनोज वलय के अंदर टोटल कितने परमाणु हैं? अगर आपसे ये पूछा जाए तो टोटल परमाणु कितने हैं? 6। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कार्बन कितने हैं तो टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे? 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो टोटल कार्बन टोटल जो परमाणु है वो 6 हो गए। कार्बन आपसे पूछा जाए तो 5 और ऑक्सीजन जो है वो कितनी हो जाएगी? 1। तो पायरेनोज वलय आपने देख लिया। पायरेनोज के अंदर 5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, टोटल परमाणु कितने हो गए? 6 परमाणु। ठीक है, चलिए दूसरा है फ्यूरेनोज वलय। फ्यूरेनोज वलय के अंदर टोटल परमाणु कितने होते हैं भाई? 5। ठीक है, कार्बन आपसे पूछा जाए कितने होते हैं? 4 और 1 क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 4 कार्बन प्लस 1 ऑक्सीजन, टोटल परमाणु कितने हो गए? 5। ठीक है, अब इस बात पर हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि फ्यूरेनोज वलय के अंदर 5 परमाणु हैं या पायरेनोज वलय के अंदर 5 परमाणु हैं या 6 परमाणु हैं, है ना? इस बात पे कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक है, कुछ नहीं है। फ्यूरेनोज, ठीक है, फ्यूरेनोज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? F से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? F से स्टार्ट होता है। तो फ्यूरेनोज मतलब 5 एटम्स। ठीक है ना, 5 परमाणु। और बाकी जो बच गई संरचना पायरेनोज, उसके अंदर कितने होंगे? 6 परमाणु। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ये 2 तरह की वलय संरचना जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। अब जो नियम है, ठीक है ना, जो रूल्स हैं वो एल्डोजस के लिए अलग रहेंगे और कीटोजस के लिए अलग रहेंगे। तो एल्डोजस और कीटोजस के लिए जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से रूल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एल्डोज की वलय संरचना के बारे में। एल्डोज की वलय संरचना की अगर अपने बात करें तो रेखीय संरचना से वलय संरचना के निर्माण के समय एनोमेरिक कार्बन की असममित कार्बन से क्रिया होती है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? देखो, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है? तो ध्यान में रखना, जो क्रियात्मक समूह का कार्बन है या जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो क्या कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग एल्डोजस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है उसका कार्बन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर वाला कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा? एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। एनोमेरिक कार्बन का आपको पता चल गया। उसके बाद दूसरा जो है असममित कार्बन। असममित कार्बन कौन सा होता है? अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला कार्बन कौन सा कहलाता है? असममित कार्बन कहलाता है। तो यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है, स्टार का मतलब यहाँ पे क्या है? असममित कार्बन से है। ठीक है, तो ये कहता है कि इन दोनों के बीच में क्या होगी? क्रिया होगी, और क्रिया जब होगी तो क्या होगा? जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? इन दोनों परमाणुओं के मध्य क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। ठीक है, साझा हो गया ये। तो साझा होने की वजह से क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो दोनों कार्बन के साथ क्या बनाता है? बंध बना लेता है। ठीक है, और
ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक हाइड्रोजन को ग्रहण करता है। ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है अभी? जो असममित कार्बन है उसका OH समूह जो होता है उसका जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड O समूह जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया? OH समूह के अंदर परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो रेखीय संरचना से क्या बन गया? हेमी एसिटाइल संरचना बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो ग्लूकोज है उसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? 1 नंबर। असममित कार्बन कौन सा है? 5 नंबर। तो 1 नंबर और 5 नंबर कार्बन के बीच में क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से टोटल कितने कार्बन वलय संरचना के अंदर आ जाएंगे? टोटल 5 कार्बन आ जाएंगे, है ना, 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या बनेगा? पायरेनोज वलय बनेगा। ठीक है ना, यानी कि 6 परमाणु वाला वलय बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो वलय संरचना है उसका निर्माण होता है। ये तो होगी ग्लूकोज के लिए। अगर हम राइबोज के लिए देखें, ठीक है, तो राइबोज के अंदर कितने कार्बन परमाणु होते हैं? अभी 5 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो राइबोज के अंदर असममित कार्बन कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर कार्बन, सॉरी 4 नंबर कार्बन कौन सा हो जाएगा? असममित कार्बन हो जाएगा। एनोमेरिक कार्बन कौन सा है? 1 नंबर। तो 1 नंबर और 4 नंबर के बीच में जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या हो जाएगा? साझा हो जाएगा। ठीक है, जिससे वलय संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, एक से लेके 4 तक टोटल 4 कार्बन वलय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और 1 ऑक्सीजन कर रहा है। तो टोटल कितने परमाणु बन गए यहाँ पे? 5 परमाणु बन गए। और 5 परमाणु वाला जो वलय है या रिंग है वो क्या कहलाता है? फ्यूरेनोज। ठीक है, तो राइबोज के अंदर फ्यूरेनोज वलय बनता है। तो कौन सा वलय बनेगा ये सिर्फ आपको रेखीय संरचना को देखकर ही पता चल जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान में क्या रखना है? एनोमेरिक कार्बन कौन सा है और असममित कार्बन कौन सा है, बस उनके बीच में आपको ऑक्सीजन को साझा करना है और वलय संरचना का निर्माण करना है। ठीक है, तो ये तो बेसिक हो गया कि रेखीय से वलय संरचना का निर्माण जो है वो कैसे होता है। अब इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, तो कौन कौन से रूल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? कहता है कि C1 कार्बन पर OH समूह की जो स्थिति है वो शर्करा के अल्फा व बीटा रूप को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पायरेनोज वलय है। ठीक है, अगर हम नंबरिंग दें इसको, ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ऑक्सीजन के पास से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कार्बन परमाणुओं को सिर्फ नंबरिंग देनी है, ऑक्सीजन को नंबरिंग आपको नहीं देनी है। तो ऑक्सीजन के पास जो कार्बन परमाणु स्थित है, ठीक है, दाईं ओर या राइट साइड, वहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है और आगे की तरफ बढ़ते जाना है। तो 5 कार्बन परमाणुओं को हमने नंबरिंग दे ली। ठीक है, अब वो कहता है कि C1 कार्बन, यहाँ पे C1 कार्बन कौन सा होगा? 1 नंबर कार्बन जो है उसको C1 कार्बन बोलते हैं। तो C1 कार्बन पर OH समूह की जो स्थिति है वो अल्फा और बीटा रूप को प्रदर्शित करेगी। तो अल्फा रूप की अगर अपने बात करें तो अगर OH समूह नीचे की तरफ है तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फा रूप। ठीक है ना, OH नीचे की तरफ है, H ऊपर की तरफ है, तो उसको अल्फा रूप बोल देंगे। और बीटा रूप कौन सा होगा? अगर OH समूह ऊपर की तरफ है और H नीचे की तरफ है तो उसको क्या बोल देंगे? बीटा रूप बोल देंगे। ठीक है, ये है भी सबसे पहला रूल। चलिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट दूसरा रूल क्या कहता है? कहता है कि C5 कार्बन पर CH2OH समूह हमेशा ऊपर की ओर होता है, यानी 5 नंबर कार्बन पर। अब ध्यान से देखो, 5 नंबर कार्बन कौन सा है? ये वाला। इस कार्बन पर जो CH2OH ग्रुप होगा वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा, कभी भी नीचे की तरफ नहीं होगा, चाहे वो अल्फा रूप हो चाहे वो बीटा रूप हो। इन दोनों रूपों के अंदर CH2OH जो समूह है ना, जो कि 6 नंबर कार्बन भी बनाता है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ओरिएंटेड रहता है या व्यवस्थित रहता है। ठीक है, तो ये है अभी दूसरा रूल। उसके बाद तीसरा रूल क्या कहता है? कि जो बचे हुए कार्बन्स हैं, बचे हुए कार्बन कौन कौन से हो गए? C2 हो गया, C3 और C4। ठीक है ना, जैसे अपने इसको दोबारा देख लेते हैं। देखो, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इन कार्बन्स पर हमने कोई भी ग्रुप जो है वो शो नहीं किया है और कोई भी इनके लिए रूल मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये बचे हुए कार्बन्स कहलाते हैं। तो C2, C3 और C4 कार्बन्स पर समूहों की जो स्थिति है वो रेखीय संरचना के अनुसार होती है। ठीक है, अब रेखीय संरचना आपको आनी चाहिए तभी आप इसका निर्माण कर सकोगे। ठीक है, रेखीय संरचना में जो समूह लेफ्ट साइड होता है या बाईं ओर होता है वो हमेशा वलय संरचना के अंदर
ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और जो समूह बाईं ओर जो समूह दाईं ओर या राइट साइड होता है वो हमेशा वलय संरचना के अंदर नीचे की ओर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लेफ्ट साइड वाला ऊपर जाएगा, राइट साइड वाला नीचे आएगा, ठीक है। या मैं हिंदी में कहूँ तो जो बाईं ओर होगा वो हमेशा ऊपर की ओर जाएगा और जो दाईं ओर होगा वो हमेशा नीचे की ओर ओरिएंटेड होगा। तो रेखीय संरचना अगर आपको आती है तो आप वलय संरचना आसानी से बना सकते हो। जैसे हम लोग ग्लूकोज की बात कर लेते हैं, तो ग्लूकोज के ऊपर अगर अपने रूल्स को अप्लाई करें तो सबसे पहला रूल जो है वो सबसे पहला रूल क्या कहता है, अल्फा और बीटा रूप जो है, यानी जो C1 कार्बन है उसके ऊपर जो H व OH की स्थिति है वो अल्फा और बीटा रूप को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले इसको नंबरिंग दे लेते हैं ग्लूकोज को। तो 5 कार्बन है इसके अंदर, 5 नंबरिंग आ गई। उसके बाद अल्फा रूप क्या हो जाएगा इसका, 1 नंबर कार्बन पर OH नीचे की तरफ है, अल्फा रूप हो जाएगा। और अगर 1 नंबर कार्बन पर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा रूप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है भाई, जो C5 कार्बन है उसके ऊपर CH2OH समूह हमेशा किस तरफ होगा, ऊपर की ओर होगा, ठीक है। अब जो बचे हुए कार्बन्स हैं, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2, 3 और 4, इस पर H व OH समूह की स्थिति किसके अनुसार होगी, रेखीय संरचना के अनुसार होगी। तो किस तरह से होती है, देखो, जो C2 कार्बन है रेखीय संरचना में जो H है वो किस तरफ था, बाईं ओर या लेफ्ट साइड था, तो यहाँ पे किस तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। और OH किस तरफ था, दाईं ओर या राइट साइड था, तो OH किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। 3 नंबर कार्बन की बात करें तो OH किस तरफ था, बाईं ओर या लेफ्ट साइड था, तो ये ऊपर चला गया। और H दाईं ओर या राइट साइड था तो ये नीचे की ओर आ गया, ठीक है। और 4 नंबर कार्बन पर H बाईं ओर या लेफ्ट साइड था, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ चला गया। और OH जो था वो राइट साइड या दाईं ओर था, तो ये नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी मोनोसेकेराइड या एल्डोज की रेखीय संरचना का निर्माण कर सकते हो। उसी तरह से गैलेक्टोज की संरचना का निर्माण देखते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग दे ली हमने, अब इसको मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। पहला रूल अल्फा और बीटा रूप, तो 1 नंबर कार्बन के ऊपर OH समूह की स्थिति के अनुसार हो जाएगा। दूसरा रूल 5 नंबर कार्बन पर जो CH2OH समूह है वो हमेशा ऊपर की ओर होगा। और तीसरा रूल जो रेखीय संरचना में बाईं ओर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा, और जो रेखीय संरचना में दाईं ओर या राइट साइड है वो नीचे की ओर आ जाएगा। तो गैलेक्टोज की रेखीय संरचना के अनुसार उसकी वलय संरचना का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से मैनोज की भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबरिंग देते हैं अपने, उसके बाद पहला रूल अप्लाई करते हैं, तो इससे अल्फा और बीटा रूप का हमें पता चल जाता है, ठीक है। 1 नंबर कार्बन के ऊपर H व OH की जो स्थिति है उसके अनुसार। दूसरा रूल 5 नंबर कार्बन के ऊपर जो CH2OH समूह है वो ऊपर की ओर रहेगा हमेशा। और तीसरा रूल जो रेखीय संरचना में लेफ्ट साइड है वो ऊपर की तरफ, और जो राइट साइड है वो हमेशा नीचे की ओर ओरिएंटेड रहता है, ठीक है। तो ये मैनोज की संरचना हो गई। चलिए, उसके बाद हम लोग करेंगे कीटोजस की वलय संरचना। तो कीटोजस की वलय संरचना की अगर अपने बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम तरीके से ही बनेगी। तो यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन कौन सा होगा, 2 नंबर कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड O जो है यहाँ पे क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो 2 नंबर कार्बन एनोमेरिक कार्बन हो गया। असममित कार्बन कौन सा होता है, वही अंतिम कार्बन से ठीक पहले वाला। तो यहाँ पे जो 5 नंबर कार्बन है वो क्या हो जाएगा, असममित हो जाएगा। तो 2 नंबर और 5 नंबर कार्बन के बीच में ऑक्सीजन जो है वो साझा हो जाता है, और इस तरह से इसकी वलय संरचना का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो 4 कार्बन परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर वलय बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह का जो रिंग बनेगा या वलय बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग फ्यूरेनोज वलय, ठीक है, या फ्यूरेनोज संरचना। चलिए, ठीक है। तो कीटोज की वलय संरचना का निर्माण किस तरह से होता है ये हमने देख लिया। अब इसके लिए जो रूल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके निर्माण के भी जो नियम हैं वो अलग अलग हैं। अभी C2 कार्बन की बात करते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले C2 कार्बन होगा कौन सा, तो यहाँ पे जो नंबरिंग है वो 2 नंबर से स्टार्ट करनी है, ठीक है ना।
इसको हमेशा ध्यान में रखना। इसको अपने नंबरिंग दे अगर, तो ये देखिए 2 नंबर से स्टार्ट करनी है, 2, 3, 4 और 5। तो पहला रूल क्या कहता है, 2 नंबर कार्बन पर OH समूह की स्थिति जो है वो शर्करा के अल्फा व बीटा रूप को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो अब 2 नंबर कार्बन कौन सा है अभी, ये वाला है, ये वाला कार्बन 2 नंबर है। इसके ऊपर अगर CH2OH समूह ऊपर की तरफ है, ठीक है, CH2OH समूह किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये कौन सा होगा, अल्फा रूप हो जाएगा। और अगर CH2OH समूह नीचे की तरफ है तो ये कौन सा हो जाएगा, बीटा रूप हो जाएगा। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अगर हम सिर्फ OH की बात करें तो अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा रूप हो जाएगा, और अगर OH ऊपर की तरफ है तो ये इसका बीटा रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको OH को ही ध्यान में रखना है, CH2OH को ध्यान में मत रखना, हमें सिर्फ OH से ही मतलब है। ठीक है, चलिए, तो ये है अभी पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, कहता है कि C5 कार्बन पर जो CH2OH समूह होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे 5 नंबर कार्बन कौन सा है, ये वाला है। CH2OH ग्रुप जो कि 6 नंबर कार्बन को प्रदर्शित करता है, ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, चाहे वो अल्फा रूप की बात कर रहे हो चाहे बीटा रूप की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये है अभी दूसरा रूल। और तीसरा रूल सेम रहेगा, जो बचे हुए कार्बन हैं, यहाँ पे बचे हुए कार्बन कौन कौन से हैं अभी, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 3 नंबर और 4 नंबर जो कार्बन है उन पर समूहों की जो स्थिति है वो रेखीय संरचना के अनुसार होती है। जो बाईं ओर या लेफ्ट साइड रहेगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, और जो राइट साइड है वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। चलिए, फ्रक्टोज की संरचना हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल, 2 नंबर कार्बन के ऊपर अगर OH नीचे की तरफ है तो अल्फा रूप, और अगर OH ऊपर की तरफ है तो बीटा रूप हो जाएगा। दूसरा रूल, 5 नंबर कार्बन के ऊपर CH2OH समूह हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, दोनों में ही, अल्फा में भी और बीटा में भी। तीसरा रूल, 2 नंबर कार्बन के ऊपर आप लोग देख सकते हो जो OH है वो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब रेखीय संरचना में 2 नंबर कार्बन पर OH किस तरफ था, बाईं ओर या लेफ्ट साइड था। ठीक है, और 3 नंबर कार्बन पर देखो OH समूह किस तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब रेखीय संरचना में ये किस तरफ होगा, दाईं ओर या राइट साइड। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फ्रक्टोज की जो वलय संरचना है उसका निर्माण कर सकते हो। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोनोसेकेराइड्स के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड्स। तो 2 तरह की इनकी प्रॉपर्टीज या इसके गुण होते हैं, एक तो होते हैं अपचायी गुण या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, और दूसरे होते हैं ऑक्सीकारी गुण या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपचायी गुण जो, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड्स जो हैं उनके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र क्रियात्मक समूह होता है या फ्री फंक्शनल ग्रुप होता है। तो फ्री फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अभी, या तो CHO होगा और या फिर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, ये दूसरे यौगिकों का अपचयन कर सकते हैं, और इस प्रक्रिया के अंदर इनका खुद का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, CHO समूह जो है या C डबल बॉन्ड O जो समूह है, ये अपचयित शर्करा है। ठीक है, जब इसका ऑक्सीकरण होगा, है ना, इसका ऑक्सीकरण कब होगा, जब ये दूसरे यौगिक का अपचयन करेगा। जब इसका ऑक्सीकरण होगा तो CHO समूह हो या C डबल बॉन्ड O समूह हो, इन ये दोनों किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, COOH समूह के अंदर। ठीक है, COOH समूह के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ पे देखो कितनी ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, 2 ऑक्सीजन हो गई, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए, अब इसको अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। तो 3 तरह के टेस्ट जो हैं वो किए जाते हैं, जिसमें जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो अपनी अपचायी प्रकृति शो करते हैं। तो 3 टेस्ट हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, बेनेडिक्ट परीक्षण, फेलिंग परीक्षण और टॉलन परीक्षण। सबसे पहले बेनेडिक्ट परीक्षण की बात करते हैं। तो बेनेडिक्ट परीक्षण के अंदर जो बेनेडिक्ट विलयन है उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट उपस्थित होता है, और कॉपर सल्फेट में कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +2 है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है भाई, नीले रंग का होता है। जब हम ग्लूकोज मिलाते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। ठीक है, और जो +2 Cu के ऊपर या कॉपर के ऊपर +2 अवस्था है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, +1 के अंदर। ठीक है, तो Cu+1 हो गया, और Cu+1 जो है वो कैसा अवक्षेप देता है, लाल रंग का अवक्षेप देता है। तो लाल रंग का अवक्षेप आते ही हमें पता चल जाता है कि जो सैंपल है उसके अंदर ग्लूकोज उपस्थित है या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। ठीक है, तो ग्लूकोज का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर।
और जो कॉपर है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम हो रही है, और जब ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन। तो इसका मतलब ये कॉपर का क्या कर रहा है, अपचयन कर रहा है। दूसरा है फैलिंग परीक्षण। फैलिंग परीक्षण की अगर अपने बात करें तो इसमें भी क्या होता है, फैलिंग विलयन के अंदर कॉपर आयन जो है वो +2 अवस्था के अंदर उपस्थित होता है। इसमें भी कॉपर सल्फेट होता है जो कि कैसा होता है, नीले रंग का होता है। इसमें भी सेम क्रिया होती है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगी, ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर आयन जो है +2 ऑक्सीकरण अवस्था से +1 ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो रही है, तो इनका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो विलेन जो है वो नीले से कैसा हो जाएगा, लाल रंग का अवक्षेप देगा। ठीक है, तो लाल रंग का जो अवक्षेप आता है उसका मतलब क्या है कि सैंपल जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो उपस्थित है। तीसरा है टॉलन परीक्षण। टॉलन परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लेते हैं, AgNO3। तो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जो Ag है, सिल्वर है, वो किस ऑक्सीकरण अवस्था में रहती है, +1 ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाएगा इस क्रिया के अंदर, तो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल के अंदर। और सिल्वर जो है ना, Ag+ जो है वो या जो सिल्वर है वो +1 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगी, यानी कि धात्विक सिल्वर बन जाएगी या धातु बन जाएगी। और इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, रजत दर्पण। रजत का मतलब क्या है, सिल्वर, दर्पण का मतलब मिरर, तो सिल्वर मिरर बन जाएगा। तो सिल्वर मिरर को हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिल्वर मिरर आ जाता है तो उसका मतलब सैंपल के अंदर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। तो ये है अभी इसके अपचायी गुण। उसके बाद ऑक्सीकारी गुण की बात कर लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड्स के अंदर आपको पता ही है जो फ्री क्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है वो उपस्थित होता है, और इस समूह का अपचयन भी हो सकता है। अगर इनका अपचयन हो जाए तो एल्डिहाइड ग्रुप जो है यानी CHO समूह जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2OH समूह के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और जो C डबल बॉन्ड O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHOH के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसमें कितने हाइड्रोजन है, 1 है, जबकि CH2OH में कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसका अपचयन हो रहा है। C डबल बॉन्ड O के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 0, जबकि CHOH के अंदर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन। तो इसका अपचयन हो रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है, सोडियम अमलगम। सोडियम अमलगम किसको बोलते हैं, सोडियम और मरकरी जो है, Hg इसको बोल देते हैं, या पारा बोल देते हैं इसको। तो सोडियम और पारा जो है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है, सोडियम अमलगम कहलाता है। और इसके साथ जल मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज व फ्रक्टोज का अपचयन करवाते हैं। ठीक है, किस तरह से अपचयन होता है इसको हम लोग देखेंगे। ग्लूकोज के अपचयन की बात करते हैं सबसे पहले। तो ग्लूकोज का अगर अपचयन करवाया जाए इनके द्वारा तो क्या बनता है, अल्कोहल बनेगा, एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल बन जाएगा, है ना। बहुत सारे उसमें OH समूह होंगे, तो उस अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा, सॉर्बिटॉल। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सॉर्बिटॉल बन जाएगा। तो दोनों में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है और सॉर्बिटॉल में भी 6 कार्बन है। तो यहाँ पे जो CHO समूह था ग्लूकोज के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो गया, CH2OH समूह के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सारे के सारे OH समूह हो गए, तो उसको सॉर्बिटॉल नाम दे दिया जाएगा। फ्रक्टोज के अपचयन की बात करें अपने, फ्रक्टोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो फ्रक्टोज का अगर सोडियम अमलगम और जल के द्वारा अपचयन करवाया जाए तो 2 यौगिक बनते हैं, तो सॉर्बिटॉल ही बन जाएगा वैसा ही, प्लस बनता है मैनिटॉल। अब सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल में अंतर क्या है, अभी सॉर्बिटॉल में 2 नंबर कार्बन परमाणु पर जो OH है उसकी स्थिति नॉर्मल होती है, यानी कि राइट साइड या दाईं ओर होती है, जबकि मैनिटॉल के अंदर 2 नंबर कार्बन जो है उसके ऊपर OH समूह की स्थिति बदल जाती है, किस तरफ हो जाती है, बाईं ओर या लेफ्ट साइड हो जाती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का हमारा, म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। तो म्यूटारोटेशन समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एनोमर्स हैं वो क्या चीज़ होती है ना। एनोमर्स मैंने आपको बता ही दिया वैसे तो, एनोमेरिक कार्बन के बारे में बताया था, एनोमर्स के बारे में नहीं बताया। तो एनोमर्स क्या होते हैं, अभी ऐसे चक्रीय मोनोसेकेराइड्स, चक्रीय मतलब जो रिंग्ड मोनोसेकेराइड्स होते हैं, जिनकी संरचना कैसी होती है, वलय संरचना या रिंग्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ऐसे चक्रीय मोनोसेकेराइड्स जो एक दूसरे से एनोमेरिक कार्बन पर, है ना, एनोमेरिक कार्बन मैंने आपको बताया, एल्डोजस पर कौन सा होता है, C1 कार्बन, और केटोजस पर कौन सा होता है, C2 कार्बन। उस कार्बन के ऊपर OH समूह की स्थिति में भिन्नता रखते हैं। ठीक है, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, एनोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, एल्डोजस में C1 कार्बन एनोमेरिक होता है, और केटोजस के अंदर C2 कार्बन जो है वो एनोमेरिक होता है। चलिए एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं कि एनोमर्स कौन कौन से हैं। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज,
है ना। तो अल्फा का मतलब क्या होगा, OH समूह नीचे की तरफ होगा 1 नंबर कार्बन पर, और बीटा का मतलब क्या होगा, 1 नंबर कार्बन पर OH समूह ऊपर की ओर होगा। बाकी संरचना सेम है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पर OH समूह की स्थिति में अंतर है। उसी तरह से फ्रक्टोज में भी ऐसा ही है। 2 नंबर कार्बन परमाणु पर अगर OH समूह नीचे की ओर है तो अल्फा हो जाएगा, और OH समूह ऊपर की ओर है तो बीटा डी फ्रक्टोज हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, एनोमर्स हैं। अब म्यूटारोटेशन क्या होता है? म्यूटारोटेशन क्या है, ये जो दो एनोमर्स हैं, ठीक है, वो आपस में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, और यही जो प्रक्रिया है या प्रोसेस जो है वो क्या कहलाता है, म्यूटारोटेशन कहलाता है। तो म्यूटारोटेशन को परिभाषा क्या हो गई, दो एनोमर्स के आपस में अंतर परिवर्तन की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूटारोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए, बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाए। उसी तरह से अल्फा डी फ्रक्टोज जो है बीटा डी फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाए, या बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाए। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, म्यूटारोटेशन कहलाती है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।